हेलो एवरीवन, आइए आज फ्रिक्शन चैप्टर को डिस्कस करें। देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। मान लिया ये कोई बॉक्स है जो फ्लोर पर ज़मीन पर रखा हुआ है। इसे हम लोग इस डायरेक्शन से धक्का देते हैं। धक्का देने के बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद में मूव करना स्टार्ट करेगा। वो जो थोड़ी देर के लिए इस पर ऑपोजिंग फोर्स लगा, वो ऑपोजिंग फोर्स था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। यही आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्रिक्शन का, कि वह फोर्स जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन को अपोज करता है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अभी पता चला हमें कि हमेशा फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। यही यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स। अगला है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों होता है? Cause of friction. Friction is caused by the interlocking of irregularities in the surface of the two objects which are in contact with each other. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमने लिया है A और B। दोनों ऑब्जेक्ट जो है, इस वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि कम्प्लीटली स्मूथ हो। हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ग्रुप्स अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट है जिनके यहाँ पर ग्रुप्स आपको दिखलाए गए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर में प्लेस किया गया है। तो जब ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट के ऊपर में प्लेस करते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट का ये जो ग्रुप्स है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेंगे। ये जो इंटरलॉकिंग प्रोसेस हुआ, यही कॉज होता है फ्रिक्शन का। अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये ग्रुप्स ना हो और इंटरलॉकिंग ना हो तो यहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं होगा। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की इरेगुलरिटीज़ के बीच इंटरलॉकिंग देखते हैं, उसे वही है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले यानी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। पहला कारक लिखा हुआ है द नेचर ऑफ टू सरफेसेस, स्मूथ और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। पहला है कि नेचर, उस दो सरफेस जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन एग्जर्ट हो रहा है, उनका नेचर क्या है, कितना स्मूथ है या कितना रफ है, इस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, अगर स्मूथ नहीं है, हार्ड है, तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बुक में कि एक ब्रिक लिया गया है, एक ईटा है, ब्रिक पे क्या किया गया है कि एक साइड से हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया गया है। स्प्रिंग बैलेंस से इस ब्रिक को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। जब आप जनरली ऐसे ही फ्लोर पर रखा हुआ है ये ईंट, और ईंट को हम लोग जब फोर्स लगा करके इसको पुश करते हैं तो यहाँ पर इसका जो फोर्स होगा उसको हमको मेज़र करना है। उसके बाद इस ईंट में हम लोग जूट का बोरा लगा देते हैं, जूट का बोरा में इस ईंट को भर देते हैं, उसके बाद इसको पुल करते हैं। पुल करेंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या करते हैं, जूट के बोरे को हटा करके इसकी जगह पे हम प्लास्टिक से इस ईंट को रैप कर देते हैं, और उसके बाद इसको पुल करते हैं। जब खींचेंगे तो क्या पाएंगे कि पहले जो दो सरफेसेस हमने बनाए थे उसके कंपैरिजन में ये सरफेस प्लास्टिक से जो कवर था ये स्मूथ था, और यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट इजीली यहाँ पर ड्रैग हो गया था। तो पहला फैक्टर था कि नेचर जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितना फैक्टर, कौन कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पर लग सकता है, क्या नेचर है। अगला है द फोर्स विथ विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। वह फोर्स, जितना फोर्स हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर
वह भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना। इसके लिए बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक भारी बक्सा लिया गया है और एक हल्का बक्सा लिया गया है। जब हल्के बक्से को हम लोग पुश करते हैं तो वो आसानी से पुश हो जाता है, उसको पुश करने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब भारी बक्से को हम लोग पुश करते हैं तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये शो करता है कि फोर्स भी डिपेंड करता है, द फोर्स विथ विच द सरफेस आर प्रेस टुगेदर, वह फोर्स जिसकी वजह से दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वह डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रही है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, खींचना जस्ट स्टार्ट किए हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट खींचे हैं और उसके बाद में यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा तो मूव करने में थोड़ा आगे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो पोजीशन था इसको हम लोग कहें स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर आसानी से जब स्लाइड करता है तो हम लोग उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही थी, जस्ट मूव करने के लिए स्टार्ट हुई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction। कोई भी सिंपल सी भाषा में कहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में रोल करती है तो हम लोग उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चक्का लगा हुआ बैग है, उसको हम लोग ज़मीन पर लेकर के आ रहे हैं तो वो क्या चक्का जो है वो रोल करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगा बैग का चक्का और ज़मीन के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम होता है। ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में कौन सा ग्रेटर है या कौन सा सबसे कम है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। बिना स्लिप किए हम लोग वॉक कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होता है। वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड। ज़मीन पर जब हम जूते पहन के चलते हैं तो हमारा जो शू होता है, हमारे शू और ग्राउंड के बीच में जो सोल होता है वो सोल की वजह से हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और हम बिना स्लिप किए आसानी से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इनेबल्स अ कार टू मूव ऑन अ रोड विदाउट स्किडिंग। रोड पर जो कार हम चलाते हैं वो बिना फिसले कैसे चल सकती है? बिना फिसले चलती है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ अ कार एंड द रोड इनेबल्स अ कार टू मूव फॉरवर्ड ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। जो टायर्स होते हैं, कार के जो टायर्स होते हैं और रोड होता है, उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है जिसकी वजह से बिना स्किड किए हुए आसानी से कार मूव कर पाती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार।
कोई भी मूविंग कार है उसको अगर स्लो करना है या स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर और ब्रेक पैड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिस वजह से कार आसानी से स्टॉप कर जाती है या फिर स्लो हो जाती है। अगला है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। Disadvantages of friction. Friction wears away the soles of our shoes. When we walk on a road, there is friction between the sole of our shoes and the surface of road. जब हम चलते हैं तो हमारा जो शू होता है, शू और जो रोड रहता है उसके बीच में एक फ्रिक्शन एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो शू का सोल है वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस शू के जो सोल्स होते हैं उससे बाहर आने लगते हैं और शू का जो सोल होता है वो धीरे धीरे घिस जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, जिस वजह से हमारा जो जूते का सोल है वो घिस जाता है। अगला है द टायर्स ऑफ व्हीकल वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। सेम है कि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है। तो टायर में जो स्टार्टिंग में नया टायर रहता है तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, लेकिन ग्रेजुअल उसको आप यूज़ करते रहेंगे तो थोड़े टाइम के बाद जो ग्रुप्स होता है वो ख़त्म हो जाता है और टायर जो होता है एकदम प्लेन हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से ही ये फिनोमेना होता है, टायर जो है वो जो उसका जो ग्रुप्स है वो ख़त्म हो जाता है। अगला है फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स में भी आपस में फ्रिक्शन होता है, इस वजह से एक टाइम के बाद में मशीन के सभी पार्ट्स को हमें चेंज करते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट है ग्रुप्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो जूते होते हैं उनमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से चल सके। फ्रिक्शन हमारे जूते और रोड के बीच में आसानी से फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो और हम आसानी से चल सकें। अगला है ट्रेड्स आर मेड इन टायर्स ऑफ व्हीकल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स। जो टायर्स होते हैं वो जब नया टायर खरीदते हैं तो कुछ डिज़ाइंस दिखते हैं आपको, वो जो डिज़ाइंस होते हैं उसको ट्रेड्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है और बिना स्किड किए आसानी से गाड़ी रोड पर चल सकती है। अगला है स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका जो शू होता है उनके जूतों में स्पाइक्स लगे होते हैं, जिस वजह से जो फ्रिक्शन होता है उनके जूते और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है और वो आसानी से दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। किसी भी सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और ग्रीस टू द रबिंग सरफेस। जहाँ पर रबिंग सरफेस होता है वहाँ पर हम ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं। साइकिल वगैरह में हम लोग ग्रीस डालते हैं, स्कूटर्स में ग्रीस डालते हैं ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन। किसी भी मशीन का मूविंग पार्ट में हम लोग बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। देन फ्लूइड क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सकते हैं उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैस फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सबसे कॉमन लिक्विड हमारे चारों तरफ में वाटर है और एयर है। वाटर एक फ्लूइड है और एयर भी एक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है ना फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। देयर इज़ अ फ्रिक्शन व्हेन
एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस फ्लूइड से वाटर हो या एयर हो उससे पास करता है तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसी फ्रिक्शन को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर एक फ्लूइड है और इसमें से क्या होता है कि जब एरोप्लेन या रॉकेट या फिर बर्ड्स ये सभी जब पास करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो एयर को पुश करते हैं, बैक साइड में एयर को पुश करते हैं और ये जो पुश बैक होता है एयर का, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ मूव कर सकता है। और यही जो पुशिंग होता है एयर में जा कर के ऑब्जेक्ट्स पुश करते हैं एयर को, तो उसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरह से पानी में भी होता है। वाटर ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइक बोट्स, स्पीड बोट्स, शिप, सबमरीन। इसी तरह से वहाँ पर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रैग क्या होता है। ड्रैग एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि फ्लूइड के थ्रू एक्सर्ट होता है। ड्रैग को ही हम लोग ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। ड्रैग फोर्स एक्चुअली क्या होता है कि ड्रैग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ड्रैग फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स वर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पे ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला फैक्टर होता है द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से मूव कर रहा होगा उतना ही ज़्यादा ये ड्रैग फोर्स उस पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन है जो कि हायर स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो जितना ग्रेट स्पीड से वो फ्लो करेगा उतना ही ग्रेट फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर एक्सर्ट होगा और स्पीड हो सकता है एरोप्लेन का थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला फैक्टर होता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप फेस मच लेस फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि शेप स्ट्रीमलाइंड हो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फैक्टर क्या होता है कि अगला पॉइंट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा साइज होगा, लार्जर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का साइज होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द फ्लूइड। हायर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा उसका थिकनेस होगा, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन इट। वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि वाटर एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा विस्कस है, इसलिए वाटर में जो फोर्स लगेगा वो ड्रैग फोर्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड दे लॉस सम ऑफ देयर एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन विच डिक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के से पास करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन से ओवरकम करने में थोड़ी सी चली जाती है, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट की इफ़िशियंसी घट जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड है। इसके लिए एक ही मेथड है कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप की हो। बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप में होगी, जितना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन शेप में होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहें एंड अपना ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।